नमस्कार। मैं प्रोफेसर सरोज व्यास आपसे चर्चा कर रही थी आज परामर्श एवं तकनीकी विषय पर। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे परामर्श की सफलता के लिए कौन कौन से कौशल चाहिए। हमने विस्तृत चर्चा करी कि परामर्श की सफलता के लिए संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है। परामर्शदाता का व्यक्तित्व दृढ़तापूर्ण होना चाहिए, विचार विमय का कौशल भी उसमें होना चाहिए, सुनना यानी उसमें श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, प्रश्न पूछना भी एक कौशल है कि किस तरह से परामर्श प्रार्थी से प्रश्न पूछ रहे हैं, अनुक्रिया करना यानी प्रतिक्रिया करना, अनुक्रिया करना वो भी जरूरी है। और उसके बाद हम चर्चा पे आगे बढ़ रहे थे परामर्श साक्षात्कार। साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि है। साक्षात्कार को परामर्श का हृदय माना जाता है। अतः परामर्शदाता को साक्षात्कार कौशल में निपुण होना चाहिए। साक्षात्कार में परामर्शदाता को कुछ सोपानों, चरणों का पालन करना चाहिए। जैसे सबसे पहले परामर्श साक्षात्कार के लिए सबसे पहले परामर्शदाता को तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके बाद समस्या का स्पष्टीकरण, समस्या का समाधान, समापन और मूल्यांकन, ये कुछ परामर्श साक्षात्कार के चरण है, सोपान है, जिन पर हम अब विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तैयारी की। साक्षात्कार का उद्देश्य समय और स्थान पहले से ही निश्चित कर लेनी चाहिए। उपबोध्य से संबंधित समस्त जानकारी आलेखों में पूर्व में ही ज्ञात कर लेनी चाहिए। आलेख यानी लिखित रूप से साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है, साक्षात्कार का समय क्या रहेगा, साक्षात्कार किस स्थान पर लिया जाएगा, और ये सारी चीजें जो है वो उपबोध्य से संबंधित समस्त जानकारी आलेखों में पूर्व से ही ज्ञात कर लेनी चाहिए। उससे उसके यदि कोई डॉक्यूमेंट है या उससे उसका कोई पूर्व में, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब देखता है आयु कितनी है, वजन कितना है, हाइट कितना है, बीपी चेक कराया जाता है, तो ऐसे ही जब परामर्शदाता साक्षात्कार करता है तो प्रथम तैयारी में उसको उससे संबंधित उद्देश्य क्या है, समय क्या है, स्थान क्या है, इससे संबंधित जानकारी ले लेनी चाहिए। परामर्शदाता को साक्षात्कार में परामर्श प्रार्थी का सहानुभूति प्रदर्शित करके विश्वास जीतना चाहिए। साक्षात्कार के मध्य में हास्य संबंधी बातों के द्वारा उपबोध्य को चिंता मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे चिंता मुक्त किया जाए, भाई हास्य कैसे वो साक्षात्कार ले रहे हैं। देखिए, साक्षात्कार में क्या होता है कि हमेशा इंटरव्यू या साक्षात्कार जो होता है वो चाहे परामर्शदाता के सामने हो, चाहे डॉक्टर के सामने हो, चाहे फिर किसी नौकरी के लिए हो, चाहे किसी एडमिशन के लिए हो, कहीं ना कहीं जो आपके सामने बैठा व्यक्ति है जिसे आपकी सहायता चाहिए, आपकी सहानुभूति चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपसे समस्या का समाधान चाहिए, वो कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा सा भयभीत होता है, डरा हुआ होता है। ऐसे में सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास कोई परामर्श प्रार्थी आया है और उसकी समस्या है कि वो एक छोटी सी समस्या है कि उसे सब कुछ आता है, जब वो घर में करता है, होमवर्क करता है तो कर पाता है, ट्यूशन में कर पाता है, माता पिता के सामने कर पाता है, लेकिन जब परीक्षा देने बैठता है तो वो सारी चीजें भूल जाता है। ऐसे में जैसे आप उसके साथ सहानुभूति के कि अरे नहीं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, हमें पता है आपने करा है, ये देखो, अच्छा आपने क्या किया, आज आपने क्या खाया, आपका शर्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, वाह आप कितने सुंदर लग रहे हैं, या आपको देख करके तो हमें भी लग रहा है कि हमें भी आपका अनुगमन करना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए। तो परामर्श जो प्रार्थी है उसे लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति कोई ऐसे हवा नहीं है या परामर्श देने वाला कोई भारी भरकम व्यक्तित्व नहीं है जिसका भय हो। उसे लगेगा कि ये व्यक्ति भी हमारे जैसा ही है। तो सबसे पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर बात आती है समस्या का स्पष्टीकरण। विश्लेषण के द्वारा परामर्शदाता को समस्या के कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद समस्या समाधान के विकल्पों पर चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले समस्या का स्पष्टीकरण,
विश्लेषण के द्वारा परामर्शदाता को समस्या के कारणों का जानना चाहिए। समस्या के कारण, जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, मैंने कहा कि एक बालक है जो मैथ में यानी गणित में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन कर लेता है, वो अपना काम चला लेता है। लेकिन उसकी परेशानी क्या है, वो घर में कर लेता है, होमवर्क में कर लेता है, लेकिन यदि कक्ष में गणित की अध्यापिका या अध्यापक उससे प्रश्न उत्तर करते हैं, उससे किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो वो डर जाता है, वो नहीं बता जाता है, वो घबरा जाता है और वो गलत कराता है। परीक्षा में जब उत्तर देने बैठता है तो सब गलत कर। तो विश्लेषण के द्वारा समस्या के कारण, अब समस्या के कारण आपने बातचीत में पता करा, मान लीजिए कि उसके साथ में ये हो कि वो उसको फोबिया हो गया हो, कभी उसकी मैथ टीचर ने कह दिया हो कि तुम डफर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए कि उसकी छोटी सी गलती पे उसको बहुत डांट पड़ गई हो। मान लीजिए कि उसके सहपाठी जो या उसके पाठी हैं, उसके कक्षा के जो मित्र हैं, वो सारे उन्होंने हवा बना दिया हो कि नहीं गणित ऐसी है। या मान लीजिए कि घर में ही उससे ये कहा कि गणित बहुत ही मुश्किल विषय है, तो उसमें तुम्हें विशेष ध्यान देने की समय। तो इन चीजों का विश्लेषण, समस्या का स्पष्टीकरण पहले विश्लेषण के द्वारा जान लिया जाए और उसके बाद समस्या के समाधान के विकल्पों पर चर्चा करनी चाहिए। अब समस्या का समाधान कैसे होगा? समाधान के बारे में उपबोध्य पर यह प्रभाव पड़ना चाहिए कि उसके समय पर समाधान निकला है, यानी उसकी समस्या का समाधान निकल सकता है या निकला है। अब कैसे? मान लीजिए कि समस्या का समाधान उससे कहा जाए कि आप करिए। अब समाधान में हमें जो परामर्शदाता है उसको कुछ गणित को एक कक्ष में एक्टिविटी विधि से, किसी दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। कि मान लीजिए कि आप उसे मीन निकालना है। अब मीन निकालने में क्या होगा? मीन निकालने में आपने करा कि आप 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे जो अंक है उनको आपने दे दिया, और उसके बाद में सबसे पहले उसको ये बताना होगा कि इनको असेंडिंग ऑर्डर से लगाओ। लगा दिया असेंडिंग ऑर्डर से, इधर से एक को किया, 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 इधर से बीच वाला जो बच गया है मध्य का, वो क्या है? वो उसका मीन निकल गया है। ऐसे ही मान लीजिए कि मोड निकालना है। अब मोड को आप ऐसे भी समझा सकते हैं कि जो बार बार आ रहा है, जैसे हम बार बार जो जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है वो मीड आएगा। मान लीजिए एक है 2, 4, 6, 6, 2, 1, 6। अब उसमें 6 कितनी बार आया? 3 बार आया, तो 3 उसका मोड हो जाएगा। तो इस तरह से सरल विधि से, उदाहरणों के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा उनको समझाना चाहिए। फिर आता है समापन। समापन करना कठिन होने के कारण परामर्शदाता को समापन कला में निपुण होना चाहिए। साक्षात्कार की समाप्ति अचानक करके इस धारणा के साथ होनी चाहिए कि आवश्यकता होने पर पुनः मिलेंगे, यानी धीरे धीरे समापन की तरफ लेके जाए, और जो जिसे हम परामर्श दे रहे हैं उसे ये आश्वस्त कर देना चाहिए, उसे ये विश्वास दिला देना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अब आपसे बातचीत हो गई, मैंने बता दिया, समस्या खत्म। नहीं, आप जब भी चाहें, आपको जब भी महसूस हो, आपको जब भी मेरे सहयोग की आवश्यकता हो, आप पुनः मुझसे मिल सकते हैं, हम पुनः मिल सकते हैं। मूल्यांकन। परामर्शदाता को साक्षात्कार का मूल्यांकन करके कमियों का पता करने का प्रयास करना चाहिए और इन त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचाया जाना चाहिए। मूल्यांकन यानी परामर्शदाता ने साक्षात्कार ले लिया और उसके मूल्यांकन से पता चलना चाहिए कि कहाँ समस्या कहाँ आ रही है, और इन समस्याओं के को पता करके उसकी आप ये समाप्त करने के लिए उसको प्रयास करें और त्रुटियों की पुनरावृत्ति ना करें, ऐसा करना चाहिए। ये तो हमने आज बात करी परामर्श के कौशलों के। अब हम बात करें परामर्श की तकनीक। परामर्श की तकनीक यानी कौन कौन सी विधि हो सकती है? सबसे पहली विधि है मौन धारण, साइलेंस। इस विधि में परामर्शदाता मौन धारण करके अपने परामर्श प्रार्थी की बातें सुनता है तथा परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या का वर्णन करता है।
प्रार्थी के वर्णन से परामर्शदाता उसकी समस्या को अधिक समझने की चेष्टा करता है। मौन धारण इस बात का संकेत है कि परामर्शदाता व्यक्ति की समस्या को समझ रहा है और उस पर विचार कर रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जो हम परामर्श की तकनीक की बात कर रहे हैं, हमने सबसे पहले कहा मौन धारण से, साइलेंस से, यानी जिसकी समस्या है वो बोल रहा है और जिसे समाधान करना है वो चुपचाप सुन रहा है। लेकिन इस चुपचाप सुनने में भी, मौन धारण में भी अनुक्रिया जरूर होनी चाहिए। बीच बीच में आप फेशियल मूवमेंट, आपकी शारीरिक जो संरचना है, या आपके मुखाकृति है, या फिर आपका अच्छा, हाँ, ठीक है, ऐसा हुआ, कुछ ना कुछ अनुक्रिया जरूर होनी चाहिए। और ये पहला है। दूसरा तकनीक है हमारी स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। प्रार्थी को लगना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है और ये जो सामने व्यक्ति मेरे बैठा है, जो मेरी समस्या का समाधान करेगा, ये मुझे समझ रहा है। उसे सबसे पहले इस बात का विश्वास दिलाना पड़ेगा कि यस, आप जो कह रहे हैं वो हम सुन भी रहे हैं और सुनने के साथ साथ हम उसे स्वीकार भी कर रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। तो जब परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या का वर्णन करता है तो परामर्शदाता बीच बीच में इस प्रकार के शब्द बोलता जाता है, जिससे प्रार्थी को समझता है कि वो जो कुछ कह रहा है उसे परामर्शदाता सहमत है और उसकी समस्या का ठीक प्रकार से समझ रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अनुक्रिया, ठीक है, अच्छा, मैं समझ रहा हूँ, हाँ आप बोलिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आदि आदि। तो ये हुआ। दूसरी तकनीक कौन सी हुई? स्वीकृति। फिर आती है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या होती है? रीस्टेटमेंट। पुनरावृत्ति के द्वारा परामर्शदाता उसी बात को जैसा का तैसा दोहराता है जिसे प्रार्थी ने वर्णित किया है। इस प्रकार स्वीकृति और पुनरावृत्ति से परामर्श प्रार्थी को यह ज्ञात हो जाता है कि परामर्शदाता उसकी बात को ठीक प्रकार से समझ रहा है। मान लीजिए कि एक बालक ने कहा कि मैं घर से सब याद करके जाता हूं, मुझे सब याद होता है, लेकिन मेरे सामने जब प्रश्न पत्र आता है, मैं प्रश्न पत्र को देखता हूं, उस समय प्रश्न पत्र को देखते ही मुझे पसीना आने लगता है, मैं घबरा जाता हूं और मैं सब कुछ भूल जाता हूं। तो जो पुनरावृत्ति या रीस्टेटमेंट है, वहां परामर्शदाता को बोलना चाहिए कि अच्छा, आप जब परीक्षा कक्ष में बैठते हैं और जब उत्तर लिखने की आपकी बारी आती है तो आप घबरा जाते हैं और सब कुछ आप भूल जाते हैं। आपके साथ ऐसा होता है? जब परामर्शदाता ऐसे बोलता है तो परामर्श प्रार्थी को ये समझ आता है, उसे विश्वास हो जाता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूं वो मेरी बात को सुन भी रहा है और वो मेरी बात को ठीक प्रकार से समझ भी रहा है। फिर आता है क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण। कभी कभी ये आवश्यक हो जाता है कि परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के वर्णन का स्पष्टीकरण भी करे, किंतु स्पष्टीकरण करते समय प्रार्थी को यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि परामर्शदाता उस पर अपने विचारों का प्रभाव डाल रहा है। स्पष्टीकरण, मान लीजिए कि जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, हम एक ही उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। परामर्श प्रार्थी ने कहा कि मैं घर पे अध्ययन करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, कक्षा में जब मुझे अध्यापक पढ़ाते हैं तो मुझे सब कुछ लगता है कि समझ में आ गया है, घर पे जब दोहराता हूँ तब भी लगता है सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन जब परीक्षा में उत्तर लिखने की बारी आती है उस समय मैं घबरा जाता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे में बीच में स्पष्टीकरण का मतलब होता है कि आपने बीच में स्पष्ट क्लैरिफिकेशन दे दिया कि आप इसलिए भूल जाते हो क्योंकि आपको लगता है मैं कर ही नहीं पाता हूं, तो आपको इन विचारों को त्यागना होगा। आपने अपने मन में धारणा बना ली है, आपको धारणा नहीं बनानी चाहिए। स्पष्टीकरण तो देना चाहिए, लेकिन भाषा और आपका वॉल्यूम यानी आपकी पिच, आपका आरोह है अवरोह ऐसा नहीं होना चाहिए कि परामर्श प्रार्थी को लगे कि मेरे ऊपर अपनी बात थोपी जा रही है, मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। मान्यता, एक्सेप्ट, अप्रूवल यानी मान्यता प्राप्त हो गई। जब परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या का वर्णन करता है
तो ये आवश्यक नहीं है कि उसकी सभी बातों को परामर्शदाता मान्यता दे, परंतु जिनको वह मान्यता प्रदान करता है वे विचार प्रार्थी को अधिक प्रभावित करते हैं। यानी जब परामर्श प्रार्थी परामर्शदाता से परामर्श लेता है, काउंसलिंग लेता है काउंसलर से, तब जरूरी नहीं है कि काउंसलर ने उसने जो भी कहा उन सारी बातों को मान लिया, ऐसा कदापि नहीं है। लेकिन उसने जिन बातों को मान लिया, यदि वो उन बातों को उसे परामर्श प्रार्थी को पता चल जाता है कि मेरी बातों को कुछ को माना जा रहा है, तब प्रार्थी अधिक प्रभावित होता है और वो अपनी बात और खुल के कह पाता है। तो मान्यता भी एक तकनीकी है। सामान्य मार्गदर्शन, जनरल लीड्स, जब प्रार्थी अपने कथन का एक अंग समाप्त कर चुका होता है या एक अंश समाप्त कर चुका होता है या एक भाग समाप्त कर चुका होता है, तब परामर्शदाता उसका मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन के द्वारा परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के विषय में अधिक सूचना प्राप्त करता है। जैसे वह पूछ सकता है कि इस समस्या के हल के विषय में तुम्हारा क्या विचार है, आदि आदि। तो ये जो है यानी सामान्य मार्गदर्शन। सामान्य मार्गदर्शन में जब उसने अपनी एक बात कह दी, एक समस्या बता दी, उसके बाद में वो बीच में उसको बताता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, और उससे और बातें निकल के आती है, और फिर जो परामर्शदाता है वो उससे पूछ भी सकता है कि इस समस्या का जो हल है उसके विषय में तुम्हारे क्या विचार है। मान लीजिए कि काउंसलिंग कर रहे हैं हम उस बालक की जिसको मैथ का गणित का फोबिया है, जो गणित के नाम से ही डरता है, वो परीक्षा में उत्तरों को हल नहीं कर पा रहा। हमने उसको कहा कि जब भी आप परीक्षा देने बैठें, आप अपने मन में विचार करें कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मुझे सब कुछ आता है और मुझे जो आता है वो मैं लिखूंगा, चाहे गलत हो या सही हो, इसकी परवाह करे बिना। यदि ये काउंसलिंग उसने दी है तो उसे प्रार्थी को भी ये पूछ लेना चाहिए कि मैंने जो हल बताया उसके विचार में तुम्हारा क्या सोचना है, आदि आदि। विश्लेषण, प्रार्थी की समस्या को सुनकर परामर्शदाता उसका विश्लेषण करके उसे समस्या के समाधान के लिए परामर्श दे सकता है, परंतु वह समाधान को प्रार्थी पर थोपता नहीं है। उसका कार्य केवल समाधान प्रस्तुत करना होता है, शेष वह प्रार्थी पर छोड़ देता है। वह प्रार्थी की इच्छा पर निर्भर है कि वह समाधान को जैसे का तैसा स्वीकार कर ले अथवा उसमें संशोधन करके स्वीकार करे। हम बात कर रहे हैं विश्लेषण की। प्रार्थी की समस्या को सुनकर परामर्शदाता जब उसको विश्लेषण करके उसकी समस्या का समाधान देता है, लेकिन उस पर थोपता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमने उस गणित के विद्यार्थी को, जिसकी समस्या है कि गणित से उसे डर लगता है, उसको हमने कहा कि आप जब गणित के प्रश्न हल करने बैठे, आप ये सोचें कि आपसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति कोई नहीं है, आप जो कर रहे हैं वही सही है, क्योंकि आपको आता है और आपने जो किया वो सही है। और आप बिना इस भय के कि आप पास होंगे या फेल होंगे, आप इसे क्या करेंगे, आप इसे हल करके आएंगे। अब क्या होता है, उस पर थोपा नहीं है, उसको बताया गया है और वो प्रार्थी पर छोड़ देता है कि वो उसको वैसे के वैसे स्वीकार कर ले रहा है या उसमें कोई और चीज संशोधन करके उसे स्वीकार करता है। फिर है विवेचना, इंटरप्रिटेशन। विवेचना के माध्यम से परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के कथन का निष्कर्ष निकालता है। कौन किसका निष्कर्ष निकालता है? परामर्शदाता, परामर्श प्रार्थी, यानी जो उपबोध्य है वो उपबोधक है, वो उपबोध्य के कथन का निष्कर्ष निकालता है, क्योंकि प्रार्थी निष्कर्ष निकालने में असमर्थ होता है। जो समस्या लेके आया है उसको तो समझ ही नहीं आता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, वो तो ग्रसित है, लेकिन जो परामर्श दे रहा है उसे पता है कि इसका निष्कर्ष निकालना है। क्योंकि प्रार्थी निष्कर्ष निकालने में असमर्थ होने के कारण परामर्शदाता केवल उसी कथन की विवेचना करते हैं जो प्रार्थी देता है, वह अपनी तरफ से उसे कुछ नहीं मिलाता है, यानी वो बताता है, विवेचना करता है, इंटरप्रिटेशन करता है। और हमारा जो इससे आगे की जो हमारी तकनीक है परामर्श की, वो है परित्याग, रिजेक्शन। जब परामर्श प्रार्थी की विचारधारा पूर्णतः दोषपूर्ण होती है तो परामर्शदाता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह इन दोषपूर्ण विचार
धाराओं का परित्याग करे। इस परित्याग का मुख्य उद्देश्य प्रार्थी को निराश न करना होकर उसकी विचारधारा में परिवर्तन करना होता है। जैसे मान लीजिए कि उस गणित के विद्यार्थी को मैंने कहा कि आप जब परीक्षा में, उसकी समस्या है कि वो गणित से डरता है, लेकिन वो ये बता रहा है कि मैं गणित से डरता इसलिए हूं क्योंकि मेरी जो अध्यापिका है वो मुझे प्यार नहीं करती, मेरे माता पिता मुझे प्यार नहीं करते, मेरे बहन भाई मुझे प्यार नहीं करते, और वो जो गणित के अध्यापक या अध्यापिका है वो मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं जो भी लिखता हूं उसको गलत कर देते। यदि ऐसी दोषपूर्ण विचारधारा परामर्श प्रार्थी की होती है तो परामर्शदाता के लिए आवश्यक हो जाता है कि उसकी विचारधाराओं का परित्याग करवाए और उसको बताए कि नहीं, ऐसा नहीं है, परिवर्तन करें। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कैसे परिवर्तन करें। देखिए, ऐसे में हम परामर्श प्रार्थी को समझा सकते हैं कि जो कक्षा में अध्यापक या अध्यापिका है, वो जो उस कक्षा में 30 या 50 विद्यार्थी हैं, ना अध्यापक को जाति से मतलब है, ना धर्म से, ना भाषा से, ना राज्य से, ना रंग से, ना रूप से, उनके लिए वो सब समकक्ष है। और हम कोई भी उनका व्यक्तिगत कोई भी पसंद नापसंद का प्रश्न नहीं उठता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यदि आप अमुक अध्यापक या अध्यापिका की कक्ष में पढ़ाते समय उसे बाधित करोगे, अनुशासनहीनता करोगे, उसके आज्ञा का पालन नहीं करोगे, उसके कार्य में व्यवधान डालोगे, तो वो आपसे नाराज जरूर हो सकती है। लेकिन नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि वो आप जो सही कार्य कर रहे हैं उसको गलत करके आपको फेल करे या उसको में जीवित। और उसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं कि हमने साक्षात्कार में पूछा आप कितने बहन भाई हो, परामर्श प्रार्थी ने पूछा हम 2 भाई हैं। मम्मी किसको ज्यादा प्यार करती है, या आपको मम्मी पापा में से कौन ज्यादा पसंद है? दोनों ही पसंद है। तो जब आपको दोनों पसंद है, आपके माता पिता आप दोनों को प्यार करते हैं, तो अध्यापक अध्यापिका कैसे किसी एक को प्यार कर सकते हैं और किसी एक से नाराज हो सकते हैं? इस तरह से हम उसकी विचारधारा का में बदलाव ला सकते हैं। फिर आता है विश्वास, एश्योरेंस। विश्वास के माध्यम से परामर्शदाता प्रार्थी के कथनों और विचारों को स्वीकार तो करता है, परंतु साथ ही साथ उनका अनुमोदन भी करता है। वास्तव में विश्वास स्वीकृति से अधिक व्यापक होता है। इस कारण विश्वास में स्वीकृति भी सम्मिलित की जाती है। परामर्शदाता को ये ध्यान में रखना चाहिए कि दिया गया विश्वास वापस नहीं लिया जा सकता। यदि लेने का प्रयास किया भी जाता है तो बड़ी कठिनाई होती है। यानी विश्वास के माध्यम से परामर्शदाता प्रार्थी के कथनों और विचारों को स्वीकार तो कर लेता है, उनका अनुमोदन भी करता है, यानी हाँ में हाँ भी मिलाता है, स्वीकृति भी अपनी देता है, लेकिन उस विश्वास में स्वीकृति सम्मिलित हो जाने पर परामर्शदाता को यह भी ध्यान में रखना होता है कि परामर्श में यदि विश्वास कर लिया तो वो विश्वास को समाप्त नहीं किया जा सकता, बड़ी कठिनाई हो सकती है। फिर आता है नंबर आश्वासन से संबंधित प्रविधि। यानी इसमें कौन कौन सी प्रविधि हो सकती है? आश्वासन स्वीकृति से अधिक व्यापक है। एक तो होता है विश्वास, एश्योरेंस, और दूसरा होता है आश्वासन, यानी किसी को आश्वस्त करना। आश्वासन स्वीकृति से अधिक व्यापक है। उपबोध्य को निराशा से बचने के लिए आवश्यक है कि उपबोधक उसे आश्वस्त करता रहे कि उसकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। ऐसा करने से उपबोधक में उसका विश्वास बढ़ेगा और उपबोधक से संपर्क स्थापित करने में उसे उत्सुकता रहेगी। उसके बाद में आता है हम बात करेंगे व्याख्यान से संबंधित प्रविधि भी है एक। शिक्षा जगत में व्याख्यान प्रविधि का प्रचलन अधिक लोकप्रिय है। शिक्षण विधि में शिक्षकों के द्वारा इसका उपयोग माध्यमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक किया जाता है। परामर्श के क्षेत्र में प्रविधि का उपयोग कुछ अवसरों पर किया जाता है। व्याख्यान प्रविधि का उपयोग प्राय सामूहिक परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें परामर्शदाता या वक्ता प्रधान होता है और उपबोध्य निष्कर्ष स्वरूप श्रवण करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये व्याख्यान संबंधी प्रविधि है, ये ग्रुप काउंसलिंग में
यानी सामूहिक परामर्श में अधिक उपयोगी होती है। परिचर्चा प्रविधि, ये भी हमारी जो है वो ग्रुप यानी समूह काउंसलिंग का एक पार्ट है। परिचर्चा भी परामर्श की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। परिचर्चा से आशय किसी प्रकरण या समस्या स्तर पर परस्पर विचार करना परिचर्चा। वैसे तो परामर्श में परामर्शदाता और उपबोध्य के मध्य स्थिति में उपयुक्त मानी जाती है, किंतु इसका उपयोग सामूहिक जैसा कि मैं आपसे कह रही हूँ, सामूहिक परामर्श में भी किया जाता है। ये प्रविधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि उपबोध्य परामर्श प्रक्रिया में उपबोध्य की सहभागिता जितनी होगी उतना ही अधिक परामर्श उपबोध्य और उसकी समस्या का समाधान करेगा। यानी इसमें परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी दोनों को परिचर्चा करनी होगी। अब हम बात करेंगे कि हमने आज का जो हमारा विषय है इस पे हम, जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, पुनरावृत्ति की बात कर रही हूँ, तो इस पर भी हम एक पुनरावृत्ति ले लेते हैं। और पुनरावृत्ति का मतलब है कि आज का जो हमारा ये सेशन है, आज का हमारा जो ये व्याख्यान श्रृंखला है, इसमें हमने बात करी परामर्श क्या है, विद्यालय में परामर्शदाता कौन होता है, परामर्श की सफलता के लिए कौन कौन से कौशल है, जैसे संबंध है, संबंध के बाद में दृढ़ता है, विचार विनिमय का कौशल है, सुनना है, प्रश्न पूछना है, अनुक्रिया व्यक्त करना है, साथ ही साथ उसके बाद में आता है परामर्श साक्षात्कार, और उस साक्षात्कार में पहले तैयारी करनी पड़ती है, फिर समस्या का स्पष्टीकरण, उसके बाद समाधान, फिर समापन और मूल्यांकन होता है। और दूसरा हमने इसमें जो हमारा टॉपिक था वो था परामर्श की तकनीक। तो परामर्श की तकनीक में मौन धारण करना, स्वीकृति, पुनरावृत्ति, स्पष्टीकरण, मान्यता, सामान्य मार्गदर्शन, विश्लेषण, विवेचना, परित्याग, विश्वास, आश्वासन से संबंधित प्रविधि, व्याख्यान से संबंधित प्रविधि और परिचर्चा संबंधी प्रविधि। इस प्रकार से हमने आज का जो यह हमारी व्याख्यान श्रृंखला है, इस आज की व्याख्यान श्रृंखला में हमने दो महत्वपूर्ण जो हमारे विषय रहे हैं उन पर हमने बात करी, और उन पर हमने बात करी कि परामर्श के कौशल कौन कौन से हैं और परामर्श की तकनीक कौन कौन सी है। इसी के साथ मैं अपनी शब्दों को विराम देती हूँ और अपेक्षा रखती हूँ कि आप इसे आत्मसात कर पा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।